हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा जो है एसएससी जीडी का जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, यदि आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सेशन आप अंत तक जरूर देखें और ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जुलाई 2024 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, ये एशिया की पहली है। ठीक है, और भारत की भी पहली। जब एशिया की पहली है तो भारत की भी पहली होगी। कौन सी सुविधा स्टार्ट की है? प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा। ये कहां पर की है? ये दोस्तों जो है फरीदाबाद में की गई है। ठीक है, और फरीदाबाद कहां पर है? फरीदाबाद दोस्तों ये जो है आपका हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, हमारा पेन जो टैबलेट का पेन था वो खराब हो चुका है, तो हम एक अलग से पेन स्टाइलस से कर रहे हैं, जो यहाँ पर इसमें पूरी तरह से नहीं सही चल रहा है। ठीक है, तो बस आप सुनेंगे ढंग से, लिख हम कम पाएंगे, सही से नहीं लिख पा रहा है। ठीक है, और ये फरीदाबाद में किस जगह किया गया है? तो फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है जिसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो THSTI। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इसको जो है किया गया है। क्लियर। प्रश्न नंबर 2 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? ठीक है, इसका हिस्सा नहीं है। तो लूसोफोनिया जो है दोस्तों एक खेल है जिसमें बहुत से देश मिलकर या इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो है ऑप्शन में जो है जर्मनी इसका हिस्सा नहीं है, भारत इसका हिस्सा है, मकाऊ भी है और पुर्तगाल भी है। पुर्तगाल की अगर राजधानी की हम बात करें तो लिस्बन। जर्मनी की राजधानी जो है आप जानते हैं कि बर्लिन। क्लियर। प्रश्न नंबर 4, वो सॉरी प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या है, ये सेवा क्षेत्र क्या है। देखो, किसी देश की दोस्तों अर्थव्यवस्था में अगर ग्रोथ करना है तो जीडीपी में ग्रोथ होना जरूरी है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें सरल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और क्षेत्र की अगर हम बात करें, भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र अर्थव्यवस्था में होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है दोस्तों टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर को हिंदी में कहें द्वितीय क्षेत्र, और टर्सरी सेक्टर को मतलब तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी क्षेत्र में दोस्तों हमारे कृषि और उससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, और इसमें खनन और उत्खनन भी जो है प्राइमरी क्षेत्र में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों वो काम आते हैं जिसमें हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, जिसका निर्माण करते हैं, है ना, जैसे कि सिलाई बुनाई, और ऐसे ही आप गैस विद्युत, ये सब क्या सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। टर्सरी सेक्टर में दोस्तों वो आ जाते हैं, टर्सरी सेक्टर को दोस्तों सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र हो गया? ये आपका तृतीय क्षेत्र हो गया। इसमें जो है दोस्तों आपकी जितनी भी सर्विसेज सरकार देती है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि आपका व्यापार आपका जो है इसके अंतर्गत आ जाता है, बैंकिंग आपका जो है इसके अंतर्गत आ जाता है ना, और यातायात आपका, ये सब क्या है, ये हम लोगों को सुविधाएं तो देते हैं, व्यापार बैंकिंग, तो ये आपका सेवा क्षेत्र किया जाता है। तो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो दोस्तों सेवा क्षेत्र का है। वर्तमान अगर समय में देखें तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है लगभग 50% से ऊपर जो है वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो 1980 के दशक में इसका योगदान कितना था? इसका योगदान तो था वो तो दोस्तों 38.6% था। क्लियर हुआ? समझ में आया कि क्या कहानी थी इसकी? अगर दोस्तों आरबीआई की हम बात करें, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। किस एक्ट के तहत हुई? तो ये दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934। ठीक, एक्ट 1934 का था। पहले एक्ट आया फिर बनी। किस कमीशन के थ्रू बनी? इसके लिए कौन सी समिति बैठी थी? तो हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू जो है ये आरबीआई की स्थापना हुई। कौन सा? हिल्टन यंग कमीशन, याद रखना। ठीक है, चलिए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्लियर। प्रश्न नंबर 4 की हम बात करते हैं।
प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? आप जानते हैं कि कामाख्या मंदिर कहाँ है? एक तो ये याद रखना असम में है। ठीक, कामाख्या मंदिर असम में, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। और इस मंदिर में, कामाख्या मंदिर में एक मेला लगता है जो कि देवी कामाख्या से ही संबंधित है। ये आपका अंबुबाची मेला है। ठीक है, कौन सा मेला? अंबुबाची मेला। ये डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि अंबुबाची मेला किस राज्य में लगता है, तो ये आपका असम का है। बाकी अगर हम महोत्सव की बात करें, बंगाला की बात करें और चापचरकुट की हम बात करें, महोत्सव जो दोस्तों आपका कहाँ का है? महोत्सव जो है आपका नागालैंड का है। ठीक, बंगाला की अगर हम बात करें तो बंगाला जो है दोस्तों मेघालय का है। ठीक है, बंगाला कहाँ का है? मेघालय का है। ठीक है, ये मेघालय चेन्नई से चल रहा है। चापचरकुट की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों आपका मिजोरम का है। ठीक, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। अंबुबाची मेला असम, जो कि कामाख्या देवी से संबंधित है। महोत्सव मेला दोस्तों मेला या महोत्सव कह लें, ये आपका नागालैंड का है। बंगाला महोत्सव दोस्तों आपका मेघालय का, जबकि चापचरकुट जो है वो मिजोरम का है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन के उत्पादों के विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है? तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो उद्योग है जो ट्रांजिस्टर और टीवी वगैरह बनाता है? ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया। बाकी तो ऑप्शन तो ऐसे हैं कि इसका तो संबंध ट्रांजिस्टर और टीवी वगैरह से तो है ही नहीं। क्लियर। प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत या अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसको जो है अनुच्छेद 17 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 की हम बात करें, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट हैं। यहाँ पर जो दिए सभी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 की हम बात करें तो इसमें दोस्तों समता का अधिकार है। समता का अधिकार, ठीक, समता का अधिकार इसमें दिया है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है। भाई ये 17 तो हो ही गया। अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 32 में दोस्तों जो है रिट शब्द दिया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट को दिया है। और रिट कितने प्रकार की होती है? रिट 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हैबियस कार्पस, मैंडामस, क्यू वारंटो, सर्टियोरेरी और लास्ट आपका प्रोविजन। ठीक है, सीक्वेंस गड़बड़ हो सकता है बट ये आपके 5 क्या है? आपके रिट हैं। ठीक है, और अगर हम फंडामेंटल राइट की हम बात करें दोस्तों, फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में दिए हैं? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में दिए हैं, और भाग 3 को जो है दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भाग 3 को। या भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। तो है ना, उल्टे भी प्रश्न हमको आने चाहिए। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट भाग 3 में तो ये किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक फंडामेंटल राइट की बात की गई है? दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है फंडामेंटल की बात की गई है, फंडामेंटल राइट की बात की गई। वर्तमान में दोस्तों फंडामेंटल राइट कितने? 6 हैं। 7वां था वो खत्म कर दिया गया जो कि अनुच्छेद 31 था। कौन सा था? वो संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया है। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगस्त 2024 में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक नियुक्त किए हैं? अपॉइंटमेंट याद कर लेंगे। ये आपका बी श्रीनिवासन जो है वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी हैं। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? कह रहा है कि जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कौन सा रंग देता है? तो ये दोस्तों जो है सफेद ज्वाला के साथ जलता है। इंपॉर्टेंट है, किसके साथ जलता है? सफेद ज्वाला का। इसीलिए मैग्नीशियम का कभी कभी इस्तेमाल जो है वो आतिशबाजी में किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि दिए गए 4 समूह में 3 सिलेंट्रेटा फाइलम समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये चार ऑप्शन है, इनमें से 3 जो है सिलेंट्रेटा है। कह रहा है कि उसकी पहचान कीजिए जो सिलेंट्रेटा नहीं है। तो कुछ सिलेंट्रेटा फाइलम में दोस्तों वो जीव आ जाते हैं
ऐसे जीव आ जाते हैं जो समुद्रीय होते हैं या जलीय होते हैं। ठीक, सिलेंटेटा फाइलम में वो जीव आते हैं जो समुद्र में रहते हैं या आपके जल में रहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन कोरल, आपका कोरल आप जानते हैं समुद्र में होते हैं। सी मतलब समुद्र होता है, सी एनीमोन भी आपके समुद्र में होते हैं। सी यहाँ पर भी है तो सी पेन भी आपका समुद्र में होगा। आपका लिवर फ्लूक जो है दोस्तों आपका समुद्री नहीं है, जबकि ये एक परजीवी है और ये जो है प्लेटी हेलमेंथिस फाइलम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्लेटी हेलमेंथिस, लिख लेंगे। अब ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लिवर फ्लूक। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन को बताया है जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, स्थापना की। तो इनमें से किस संगठन की स्थापना जो है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की, इसकी ईयर भी याद होनी चाहिए। तो इसकी स्थापना है दोस्तों 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई। कब की गई? 1875 में। ये डेट याद रखना, क्योंकि आजकल क्या होता है कि चार जो है आपको संगठन दे देंगे, उनका ईयर मैचिंग पूछ लेंगे। आपको अगर एक दो भी याद होंगे तो आप ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो आर्य समाज की क्या? 1875। ठीक, इसके अलावा दयानंद सरस्वती से क्या पॉइंट बन सकता है? इनका रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम जो है वो है दोस्तों मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर जो है इनका वास्तविक नाम है। क्लियर? इन्होंने जो है एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। ठीक, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, तो इन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है। ठीक, भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। ये किसने कहा था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। इनकी एक बुक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किनकी है? वो दोस्तों आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की है। ठीक है, इन्होंने ही जो दोस्तों सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दोस्तों वो दयानंद सरस्वती ने ही किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रख लेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया? एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आया कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कब हुई? 1923। रेडियो प्रसारण की स्थापना 1923। क्लियर? ओके, तो ये जो है दोस्तों रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा की गई। किसने की? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने जो है रेडियो प्रसारण की स्थापना 1923 में की। याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का नेपोलियन जो है दोस्तों समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों जो समुद्रगुप्त थे या समुद्रगुप्त के शासनकाल का वर्णन जो है किस अभिलेख में मिलता है, या इनकी सैन्य उपलब्धियों का अभिलेख जो है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के सैन्य उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों इसका वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, इस अभिलेख का मिलता है। ये अभिलेख लिखा किसने? तो इसके जो लिखा जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेर द्वारा जो है ये अभिलेख लिखा गया है। यहाँ पर हरिशेर लिखा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। या पूछा जा सकता है कि हरिशेर जो है किस गुप्त शासक के काल के दरबारी कवि थे? तो वो आपके समुद्रगुप्त थे। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक, अच्छा, ये समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा किसने? सेड बाई, किसके द्वारा ये कहा गया कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है? ये विंसेंट स्मिथ द्वारा कहा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेंगे, विंसेंट स्मिथ। ठीक, विंसेंट स्मिथ ने कहा समुद्रगुप्त को आप भारत के नेपोलियन है। क्लियर हुआ? अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त।
ठीक। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक हैं। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की हम बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय को और कहा क्या जाता है, इनको दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य। ठीक, ये भी पॉइंट एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा गुप्त शासक जो है विक्रमादित्य कहलाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है दोस्तों आप क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। अगर हम दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की हम बात करें, इस तरफ कॉर्नर में देख लीजिएगा, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। ठीक है, इन्होंने उपाधि ली थी महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। तो किस गुप्त शासक को महाराजा धीराज कहा जाता है, वो आपके चंद्रगुप्त प्रथम को कहलाते हैं। एक प्रश्न दोस्तों और ये आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने कराई। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम ने कराई। क्लियर, किसने कराई, कुमार गुप्त प्रथम ने। क्लियर, ये कुछ पॉइंट थे एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में फंस जाएगा इधर से अगर आया तो। क्लियर, प्रश्न नंबर 13 की हम बात करें, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किस कारक को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, नेशनल इनकम अगर हम देखें तो इसके लिए आपका निर्यात को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, बिजली बिल, रासायनिक उपयोग और इनको नहीं ध्यान में दिया जाता है। निर्यात इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है राष्ट्रीय आय के लिए। क्लियर, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पे रहा। दोस्तों 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है वो भारत के लिए निराशाजनक रहा। भारत ने जो है टोटल इसमें 6 ही पदक जीत पाए। ठीक, 6 पदक जीत पाए थे, जिसमें से एक रजत पदक जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था, जबकि 5 जो है भारत ने ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक, 6 ही जीत पाए। तो इस लिहाज से भारत जो 71वें स्थान पे रहा। तो भारत की क्या रैंक रही, 71 रही। नंबर 1 पे अगर पूछा जाए तो कौन, नंबर 1 पर अमेरिका। ठीक, और नंबर 2 पे कौन रहा, नंबर 2 पे दोस्तों रहा चाइना। ठीक, ये आपका अमेरिका। अमेरिका ने कितने मेडल जीते, तो अमेरिका ने टोटल 126 मेडल के साथ नंबर 1 पे रहा। वही 91 मेडल के साथ जो है चाइना नंबर 2 पे रहा। ठीक है, यहाँ से पेरिस ओलंपिक से और क्या पूछा जा सकता है, पेरिस ओलंपिक से यहाँ से ये पूछा जाता है कि जब उद्घाटन समारोह था, ठीक, उद्घाटन समारोह और एक होता है समापन समारोह। जब ओलंपिक शुरू होते हैं तो वो उद्घाटन समारोह होता है, जब समाप्त होता है तो उसे समापन समारोह कहते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु थी, ठीक, और शरद कमल अचंता। ठीक, शरद कमल अचंता। ठीक, ये उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। कौन थे, पीवी सिंधु और शरद कमल अचंता। भाई अगर समापन समारोह में हम बात करें तो यहाँ पर मनु भाकर, ठीक, मनु भाकर थी, और आपके पी आर सीरीजेस जो हैं वो समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। ठीक, मनु भाकर ही पहली पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता था भारत के लिए, वो भी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक जीतने वाले कौन थे, वो आपके मनु भाकर। ठीक, ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था। ये पॉइंट कुछ याद रखेंगे। भाई प्रश्न नंबर 15 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यहाँ पर ये चुनाव लिखा है, ठीक है, चुनाव होगा, ठीक, कौन सा अनुच्छेद, ये लिखना भी है। ठीक, चुनाव के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन की बात करता है। तो आप जानते हैं कि इलेक्शन, भारत का इलेक्शन जो है या इलेक्शन कमीशन जो है अनुच्छेद 324 से संबंधित है। ठीक, अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि ये तो इलेक्शन 324 में संबंधित है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत के किस भाग में इसका वर्णन है, ये पूछा जाएगा। तो इसकी अगर हम भाग की हम बात करें तो दोस्तों ये भाग 15 में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन है। ठीक है, और किस अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक जो है इसका वर्णन है। क्लियर, अगर अनुच्छेद
356 की हम बात करें तो ये आपका इमरजेंसी से संबंधित है। और किस प्रकार की इमरजेंसी? राष्ट्रपति शासन किसमें लगता है? राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356। वही अनुच्छेद 362 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352। 333 में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका होता है? एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, जो इस राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये 333 से संबंधित है। ठीक। अगर हम दोस्तों ये आर्टिकल जो दिए हैं 56 और 52, और ये आर्टिकल एक और होता है 360। इमरजेंसी की हम बात करें तो आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल की बात करता है, जो कि भारत में एक भी बार नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल। ठीक। वित्तीय आपातकाल की बात करें दोस्तों, अगर इमरजेंसी की अगर हम बात करें, इसको संविधान के किस भाग में, भारत में जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो किस भाग के तहत लगती है, या इसको बर्डन जो भारत के संविधान के किस भाग में दिया है? तो भाग पूछा जाए तो दोस्तों भाग 18 में जो है इसका वर्णन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। इस प्रश्न नंबर 16 करंट अफेयर्स का है क्वेश्चन, सीधा सीधा याद कर लेंगे। कह है कि अगस्त 2024 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया? ये दोस्तों जो है सुधा मूर्ति को मिला है। ठीक, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? सुधा मूर्ति। क्लियर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा कि ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ठीक है, तो दोस्तों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से, याद कर लेंगे। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। ठीक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक और कुचिपुड़ी, ये सभी क्या है? ये सभी जो है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य। और इंडिया में पहले शास्त्रीय नृत्य 8 थे, अब एक और रिसेंटली जोड़ा गया है, तो टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हो गए? 9। क्लियर। अगर हम भरतनाट्यम की हम बात करें तो ये पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु का है। ठीक, टीएन मतलब तमिलनाडु। उड़ीसी जो है दोस्तों उड़ीसा का है। कथक उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। 4 तो ये हो गए, बचे हुए 5 कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम। ठीक, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला। ठीक है, फिर एक आपका एक कथकली। कथकली कहाँ है दोस्तों? ये भी आपका केरला का है। और सत्रिया। ठीक, सत्रिया इंपॉर्टेंट है, कथकली भी पूछा गया, मोहिनीअट्टम भी। सत्रिया की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों असम का है। और इन 8 में से एक बचा आपका मणिपुरी। ठीक, मणिपुरी मणिपुरी नाम से है तो ये आपका मणिपुरी हुआ। बचा हुआ जो नया जोड़ा है उसको दोस्तों छऊ छऊ जोड़ा गया है। और छऊ पर्टिकुलर किसी एक राज्य का नहीं है। छऊ जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पुरलिया छऊ। ठीक, कौन सा? पुरलिया छऊ। एक होता है दोस्तों आपका मयूरभंज छऊ। और एक होता है दोस्तों आपका सरायकेला छऊ। ठीक, सरायकेला छऊ। पुरलिया छऊ की हम बात करें तो पुरलिया छऊ का संबंध जो है दोस्तों वो आपका वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। मयूरभंज छऊ का संबंध दोस्तों उड़ीसा से। भाई अगर सरायकेला छऊ की हम बात करें तो इसका संबंध जो है दोस्तों झारखंड से। ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनका संबंध कहाँ पर है? ठीक, इनका संबंध जो है या इनका जिक्र जो है किस पे दिया है? इनका जिक्र जो है दोस्तों नाट्य शास्त्र में दिया गया है। नाट्य शास्त्र में जो है इनका वर्णन है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? वो है आपके भरत मुनि। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? प्रश्न पूछा है कि भारत में हर कितने वर्ष बाद जनगणना होती है जनसंख्या की? तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है जनगणना होती है। बट इस बार कोरोना काल के कारण जनगणना नहीं हो पाई अभी तक, तो ये प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। ठीक है, जनगणना की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जनगणना भारत में कब हुई? तो दोस्तों सबसे पहले जनगणना है भारत में 1872 में हुई। और किस वायसराय ने कराई? वो मेयो ने कराई। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों अब हर 10 साल में जब हुई तो 10 की जनगणना की स्टार्टिंग जो है 10 की जनगणना की स्टार्टिंग जो है 1881 में। और किसके? रिपन। ठीक, ये रिपन ने कराई। ये पॉइंट याद रखेंगे।
ओके। अच्छा, जो इस टाइम जो जनगणना चल रही है 2011 वाली, वो कौन से में नंबर की है? वो दोस्तों आपकी 15वीं जनगणना चल रही है। अब आगे जो जनगणना आएगी वो 16वीं जनगणना होगी। ये भी पॉइंट याद रखना। और हाँ, जनसंख्या जनगणना जो है कौन सा मंत्रालय कराता है, ये भी पता होना चाहिए। अगर हम मंत्रालय की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जनगणना जो है गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। ठीक, गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। जनगणना जो है किस सूची का विषय है? संघ सूची का या राज्य सूची का या समवर्ती सूची का? तो जनसंख्या जनगणना जो दोस्तों आपकी संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय। और अनुच्छेद इससे कौन सा संबंधित है? अगर आर्टिकल की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 246 जो है दोस्तों जनगणना से संबंधित है। ठीक, गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है जिसका नाम है महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त। क्लियर? तो प्रश्न नंबर अब 19 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया। ठीक, 23वां विधि आयोग का अभी सितंबर 2024 में गठन हो गया। तो रहा कि ये विधि आयोग का कार्यकाल कब तक रहेगा? ठीक, तो ये दोस्तों जो है 31 अगस्त 2027 तक 23वां विधि आयोग रहेगा। ये जो 23वां विधि आयोग है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है दोस्तों पीवी सिन्हा। कौन है? पीवी सिन्हा। ठीक, पीवी सिन्हा जो है दोस्तों, ये वही लिखने में प्रॉब्लम है, सुनते रहें। पीवी सिन्हा जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। अतः ये विधि आयोग का गठन पहली बार कब हुआ? पहली बार इस विधि आयोग का गठन जो है दोस्तों 1955 में हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधि आयोग की स्थापना कब हुई? 1955 में। तो इस फर्स्ट विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एमसी शीतलवाड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसी शीतलवाड़ा। एमसी शीतलवाड़ा। क्लियर? एमसी शीतलवाड़ा जो है इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट समझना। इससे पहले जो ये भी पूछ दिया जाता है कि अभी जो चूंकि अभी 23वां बना है सितंबर में, वो थोड़ा और पुराना पूछा जा सकता है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, है ना? ये भी तो पूछा जा सकता है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो दोस्तों ऋतुराज अवस्थी थे। कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी जो थे वो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। 23वें के पीवी सिन्हा। और कब तक रहेगा ये? 31 अगस्त 2027 तक जो है ये रहेगा। लगभग 3 साल ये आयोग अब चलेगा। और अंतिम प्रश्न 20 की हम बात करें, ये तो सरल होगा, क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। कह रहा है कि बहते जल को रोककर निर्माण की जाने वाली युक्ति जिससे प्रायः जलाशय झील का निर्माण होता है कहलाते हैं। तो आप जानते हैं हमको डैम लगाने पड़ते हैं, बांध लगाते हैं, तभी तो जो बहते हुए जल को रोका जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी इज राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे। अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम पूरी नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी पेन की प्रॉब्लम है। ठीक, जब पेन आ जाएगा तो हम बेहतरीन करके अच्छी से राइटिंग से पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी आप फिलहाल एडजस्ट कीजिए और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है? और सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।